सेंट्रल स्टेट रिलेशन पॉलिटी का कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बन रखी है, आप देख सकते हो। PT 365 पॉलिटी, करंट अफेयर्स, मई से लेके जनवरी तक का पूरा न्यूज़ कवर है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। 6 शेड्यूल में अरुणाचल प्रदेश असेंबली यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास कर रहा है जो कि एंटायर स्टेट के लिए कि वो इंक्लूड होना चाहते हैं 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब आर्टिकल 371 की बात कर लेते हैं जो कि इन पे होता है। आर्टिकल 371 से आर्टिकल 371J कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बेसिकली मेंशन है प्रोविजन जिसमें 11 स्टेट आते हैं जो कि उनकी एस्पिरेशन है और उनका जो कल्चर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं ट्राइबल और लोकल पीपल के इंटरेस्ट और लोकल ट्राइब का, लोकल पॉपुलेशन का, स्टेट का, वो डील करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट लॉ और कंडीशन जो होते हैं सब स्टेट्स पे अप्लाई होते हैं। बैकग्राउंड क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड करा है कि वो अमेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को और वेव दे आर्टिकल 371 क्लॉज H और अरुणाचल प्रदेश को प्रोविजन के अंडर लाए आर्टिकल 371 क्लॉज A एंड 371 क्लॉज G जो कि नागालैंड के लाइन्स पे और मिजोरम की। आर्टिकल 371 क्लॉज A क्लॉज G ये स्पेशल प्रोविजन देते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉज जो होते हैं या राइट ओनरशिप के होते हैं या ट्रांसफर ऑफ लैंड के होते हैं जो ट्राइबल पीपल को मिलते हैं ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और मिजोरम। वैसे ही कुछ चाह रहा है यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश। आर्टिकल 371 क्लॉज H जो है स्टेट गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर जो होती है वो स्टेट की होती है और उनको डिस्चार्ज करना पड़ता है। अगर प्रेजेंट चीज़ों की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के हिसाब से अगर बात करूं तो ये प्रोहिबिट करता है ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एंटरिंग अरुणाचल प्रदेश विदाउट वैलिड इंटर लाइन परमिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर लाइन परमिट को समझ लेते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट जो अलाउ करता है इंडियन सिटीजन को कि वो विजिट कर सकते हैं या स्टे कर सकते हैं IPL सिस्टम के अंडर। ये प्रोटेक्ट होता है स्टेट के द्वारा। ठीक है, ये जो रेगुलेशन था ये बहुत पुराना रेगुलेशन है, 1873 का है। ब्रिटिश एरा रेगुलेशन जो है अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के अंडर आता है। ये क्राउन का खुद का ओन कमर्शियल इंटरेस्ट था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम ये प्रोटेक्ट होते हैं इनर लाइन परमिट वाली चीज़ से और यहाँ पे मणिपुर को भी ऐड कर दिया गया है। परमिट फॉर फॉरनर्स, एवरी फॉरनर्स एक्सेप्ट जो ब्रिटिश जो सिटीजन है भूटान के, वो अगर उनको एंटर करना है इस रीजन में तो उनको चाहिए होगा परमिट। ठीक है, और उनको ये स्पेशल परमिट चाहिए होगा जिसका नाम है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, 6 शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। 6 शेड्यूल, 12 शेड्यूल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 6 शेड्यूल की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है पावर्स टू ट्राइबल कमिटीज़ कि वो एडमिनिस्ट्रेट करें ट्राइबल्स एरिया जो अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर हो। और प्रोविजन कौन सा है, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 244 प्रोवाइड करता है स्पेशल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टन एरियाज पे जो डिजिग्नेट होते हैं शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज पे। ठीक है, आर्टिकल 275 प्रोविजन देता है स्टैट्यूटरी गेन्स जो कि चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कुछ ग्रांट्स जो इंक्लूड करते हैं, स्पेसिफिक ग्रांट्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स या रेज करते हैं कुछ लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरियाज में इन द स्टेट। अब बात करूँ एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट जो रजिस्टर्ड होते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में, असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी अंगोलो ऑटोनॉमस काउंसिल और दीमा हसाओ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं। ये ट्राइबल के हिसाब से भी देख लो आप, वैसे डिवीजन है या हिल्स के हिसाब से इस पर डिवीजन होता है। मेघालय का देखो गारो हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जनताई हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। त्रिपुरा का त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मिजोरम का चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो आप याद रख सकते हो। इसके अलावा क्या आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश 6 शेड्यूल में रिक्वायर चाह रहा है कि वो आ जाए इसके अंडर।
और उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए होगा जो कि होता है आउटसाइड आर्टिकल 368। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्टिकल 338 ए रिकमेंड करता है शेड्यूल टेरिटरी ऑफ लद्दाख को डिक्लेयर करे ट्राइबल एरिया अंडर 6 शेड्यूल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एग्जाम करता है 6 शेड्यूल एरियाज को और अंडरलाइन परमिट्स एरियाज को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रोविजन। आर्टिकल 244 प्रोवाइड करता है स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सर्टेन एरियाज के लिए होते हैं जो डेजिग्नेट होते हैं शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज। आर्टिकल 275 प्रोविजन देता है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो कि चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कुछ ग्रांट्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं स्पेसिफिक ग्रांट्स जो प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स और रेज करते हैं लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन अ स्टेट। एडवांटेज क्या है? 3 एडवांटेज है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसमें होता है जिसमें 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के दौरान 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, ऑटोनॉमस रीजन जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं गवर्नर के हिसाब से अमंग द डिफरेंट एसटी। पावर ऑफ एडीसी क्या है कि लेजिस्लेचर जो पावर होता है गवर्नर के साथ वो अप्रूवल दे सकता है और पावर टू लिमिट होता है सेंटर और स्टेट का एक्ट्स जो गवर्नर के अप्रूवल के बाद होता है। टैक्स रेवेन्यू क्या है कि कलेक्शन होता है ग्रांट्स का और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। रेगुलेटरी पावर क्या है? स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट। और जुडिशरी की बात करूँ तो यहाँ पे विलेज कोर्ट्स होते हैं जो ट्रायल करते हैं ट्राइबल केसेस का और हाई कोर्ट का जुडिशन स्पेसिफाइड है गवर्नर के अंदर। ठीक है, अब कंपैरिजन बन जाता है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो कि आपको देख यहाँ पे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को कंपेयर कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 5th शेड्यूल में बेसिकली जो स्टेट्स आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, HP, MP, गुजरात, महाराष्ट्र ये सारे आते हैं, जबकि 6th शेड्यूल में स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आते हैं। काउंसिल क्रिएशन क्या होता है ये यहाँ पे अगर बात करूँ 5th शेड्यूल के अंडर तो ये एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का होता है, मतलब आपका विधानसभा का होता है। ठीक है, और 6th शेड्यूल के हिसाब से बात करूँ काउंसिल क्रिएशन होता है AD से जो प्रोवाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ऑटोनॉमी क्या है इसके अंडर? यहाँ पे 5th शेड्यूल में पैसा है विच इज़ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 जिसमें सेल्फ गवर्नेंस होती है थ्रू ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो कि होता है इसके अंडर। यहाँ पे ऑटोनॉमी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उनके पास पावर है एडवाइजरी पावर सिर्फ। ADC का वाइडर पावर्स होती है क्योंकि वहाँ पे इन्फोग्राफिक ज़्यादा होता है इसलिए। ठीक है, तो आप इस टेबल को देख सकते हो और याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आगे के एग्ज़ाम्स के लिए और UPSC के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट ये। 3.2 में है बोरिंग पावर्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी बोरिंग होती है सेंटर और स्टेट की हम ये देखने वाले हैं। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करा है बोरिंग स्टेट्स को टू 5% ऑफ GDP जो कि होगा जो कि बढ़ा है 2%। आप देख सकते हो क्यों बढ़ा है? कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। कंपैरिजन है बोरिंग में सेंटर और स्टेट का, ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर की जो बोरिंग होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन सा आर्टिकल है? 292। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है कि वो बोरो कर सकते हैं और ये सब्जेक्ट टू लिमिट होती है जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, वेयरएस अगर बात करूँ स्टेट की तो स्टेट की जो पावर है लिमिटेड होती है एक्ट पे और ये स्टेट लेजिस्लेचर देखता है। ठीक है, तो बस एक ही डिफरेंस है, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर होती है सेंटर पे और यहाँ पे लिमिटेड होती है। टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेंटर की बात है और ये बोरो कर सकता है डोमेस्टिकली, मतलब इंडिया से ही या बाहर से भी बोरो कर सकता है जैसे तो यहाँ पे अगर बात करूँ स्टेट की तो स्टेट रेज कर सकता है लोन डोमेस्टिकली सिर्फ। ठीक है, अदर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पे सेंटर के पास नहीं है लेकिन स्टेट में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है कि वो बोरो कर सकता है सिक्योरिटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, मतलब उनको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी तब वो बोरो कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से और वो लोन को रेज नहीं कर सकते अगर उनका कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा हुआ है या कुछ लोन उन्होंने पहले नहीं चुकाया। ठीक है, जो ड्यू हो सेंटर को। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है? कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं है, CSF है। ठीक है,
रिसेंटली क्या हुआ है कि रेवेन्यू रिसोर्सेज ड्राई हो गए थे कोरोना वायरस की वजह से या लॉकडाउन की वजह से, स्पेसिफिकली कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा। उसमें जो स्टेट है वो चाहते थे सेंटर को कि वो कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स कर दे ताकि उनको पैसा आराम से मिल जाए CSF से। तो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये सेटअप हुआ था 1999 2000 में RBI के द्वारा, और यहाँ पे रिडेम्पशन मार्केट लोन्स का बात करी गई थी। CSF एक रिजर्व फंड है जो बेसिकली स्टेट के द्वारा बना था ताकि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जैसे यहाँ पे डेप्थ ऑब्लिगेशन है तो वहाँ पे वो उसे पे कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है CSF को, और ये RBI के साथ होता है एज अ बफर फॉर रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। CSF के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है 1 to 3% जो उनका एनुअल आउटस्टैंडिंग डेप्ट लाइबिलिटीज़ होती है फंड को, ताकि वो एक बफर बनाए रीपेमेंट ऑफ फ्यूचर लाइबिलिटीज़। इनिशियली 11 स्टेट ने सेटअप कराया सिंकिंग फंड, पर लेटर जो 12th फाइनेंस कमीशन बना था 2005 से 10 में, उसमें रिकमेंड करा था कि स्टेट को एक सिंकिंग फंड होना चाहिए अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स के लिए, जिसमें लोन्स बैंक से भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज़ हो सकती है अकाउंट से, NSSF से, विच इज़ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। ये फंड मेंटेन करता है आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो कि पब्लिक अकाउंट में होता है, और ये यूज़ नहीं होता फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट रिटेम्पशन ऑफ लोन्स का। ठीक है, ये इससे क्या होता है, फाइनेंशियल गवर्नेंस बनता है। ठीक है, आर्टिकल 370 की हम बात करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगस्त में 2020 में एक साल हो गया है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A जो कि था JNK का। ठीक है, और वो रीऑर्गेनाइजेशन करता है JNK की। आर्टिकल 370 और 35A समझ लेते हैं। आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविज़न देता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, वो एक स्पेशल पावर देता है स्टेट को कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकता है। आर्टिकल 370 एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट को ज़रूरत पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट को स्टेट की अप्रूवल चाहिए होगी ताकि वो लॉज बना पाए, बट एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस कमीशन। और आर्टिकल 335A बात करता है प्रॉपर्टी जो होती है, जो पावर्स होते हैं, ये बेसिकली 35 डिफाइन करता है जम्मू एंड कश्मीर की रेजिडेंट को कि उनके पास एक स्पेशल प्रिविलेज होता है कि वो अपना प्रॉपर्टी ही रख सकते हैं। यहाँ पे कोई इंडियन परचेज नहीं कर सकता कश्मीर या जम्मू में, पर वो अब रिपील कर दिया है क्लॉज को। बैकग्राउंड क्या है, सिंपल बैकग्राउंड है। 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करा था, ठीक है, महाराजा हरि सिंह के साथ, क्योंकि उस टाइम पे कश्मीर जो है वो पाकिस्तान चाह रहा था, और पाकिस्तान ने कुछ लोगों को भेज दिया था जिसको बोलते हैं आपका मिलिटेंट, ताकि वो कैप्चर कर सकते। बट इवेंचुअली महाराजा हरि सिंह ने हमारे साथ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करा था, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। आर्टिकल 370 तभी इंसर्ट हुआ था, ये 21st कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, जो कि प्रोक्लेम करता है कि एक टेम्पररी ट्रांजिशन और स्पेशल प्रोविजन दिया था JNK को। इस आर्टिकल के हिसाब से बात करूं तो सेंटर नीड द स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्करेंस टू अप्लाई लॉज एक्सेप्ट इन मैटर्स में, बाकी सब में सेंटर को स्टेट के साथ बात करनी पड़ेगी तभी जाके अप्रूवल होगा। ऑल्सो स्टेट रेजिडेंट जो रह रहे हैं सेपरेट लॉ के अंडर, सच एज दोज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पीनल कोड, फंडामेंटल राइट मिलेंगे अदर देन सिटीजन। इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अलग थोड़ा राइट्स मिल जाते हैं उनको। 2019 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर का, जो स्टेट करता है प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एप्लीकेबल है स्टेट में। इफेक्टिवली ये मीन करता है कि जितने भी प्रोविजन हैं जो फॉर्म्ड हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन JNK का, वो एब्रोगेट रहेंगे। अंडर दिस आर्टिकल 35 स्क्रैप डाउन हो गया था ऑटोमेटिकली। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में पास हुआ था, जो रीऑर्गेनाइज करता है JNK को। JNK डिवीज़न एक बनेगा UT में सेपरेट में, और यहाँ पे JNK का एक लेजिस्लेचर असेंबली होगा। UT जो लद्दाख है उसमें लेजिस्लेचर असेंबली नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे हुआ इस पैराग्राफ में हम देख लेते हैं पहले।
कुछ जान लेते हैं। ये हमने देख लिया है। इम्प्लीकेशन ऑफ द मूव से क्या हुआ है कि कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया JNK पे, सेपरेट फ्लैग नहीं बनेगा। और यहाँ पे जो टेन्योर है JNK का वो 5 इयर्स का है, जो पहले 6 साल का था। रणबीर पीनल कोड जो था, जो उनका सेपरेट कोड था, वो अब हटा के इंडियन पीनल कोड अब अप्लाई होगा। आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट के रूल थे वो इम्पोज हो सकते हैं और वो एप्लीकेबल रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में। सेंटर कोटा लॉज जो हैं, स्कूल कॉलेज एडमिशन ऑन स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स पे अप्लाई होगा। जो अलग स्टेट से पीपल हैं वो एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी और इनके पास रेजिडेंसी राइट होगा। RTI एप्लीकेबल होगा। कुछ प्रोविजन JNK में डिनाइड है, जैसे प्रॉपर्टी जो नेटिव वुमेन के जो मैरी करते हैं कोई भी आउटसाइड स्टेट, वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, कैसे हुआ ये, इसका बहुत सिंपल से समझ लेते हैं। प्रेसिडेंशियल का ऑर्डर गया था, आर्टिकल 370 क्लॉज 1 वो अमेंड करता है 367 को। इससे क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन बना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द स्टेट। ये आर्टिकल था 370 क्लॉज 3, इसका मतलब है लेजिस्लेशन असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, फिर जब लेजिस्लेशन असेंबली में आ गई चीज़ें तो फिर इसको अमेंड कर दिया इवेंचुअली और ये रिपील हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो उसको एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाऊँ सेपरेट तो मैं बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ना कमेंट्स अपने। रीसेंट डेवलपमेंट में क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट जो था 1989 में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड करा है इस एक्ट को और ये फैसिलिटेट करता है, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप करता है एज अ न्यू गवर्नेंस JNK में और इनकोऑपरेट करता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। न्यू स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो DDC है वो रिप्लेस करेगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर हेड करता था, विद MP MLAs MLC जो मेंबर्स थे DDC के या डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर के जो मेंबर सेक्रेटरी थे। जो नया स्ट्रक्चर होगा उसमें DDC और DPC होगा। DDC एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा हर डिस्ट्रिक्ट से और उसको जो हेड करेगा वो उनमें अमंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। ड्यूरेशन इसका 5 साल का है। DDC की जो जुडिस्डिक्शन होगी पूरा डिस्ट्रिक्ट पे होगी और एक्सक्लूड करेगा कुछ एरियाज जो डेजिग्नेटेड होते हैं म्यूनिसिपल और म्यूनिसिपैलिटी में। फंक्शन क्या है DDC का, ये प्रिपेयर करेगा, अप्रूव करेगा डिस्ट्रिक्ट प्लान्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। 5 स्टैंडिंग कमेटी जो रहेगी, एक रहेगी आपकी फाइनेंस, एक होगी डेवलपमेंट, पब्लिक वर्क्स, हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, ये सब। DDC है वो ओवरसी करेगा फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो कि सेटअप हुई थी 1989 के क्लॉज में। स्कोप ऑफ द फंक्शन ऑफ DDC ये एम्पलीफाइड हुआ है, इसमें प्लानिंग प्रोसेस बना है और ये डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। पहले क्या था कि DDB एक सेंटर से था, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सेंटर अमेंड करता है लैंड लॉस को। सेंटर ने हटा दिया है रेजिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम सेक्शन 17 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट जो कि डील करता है डिस्पोजल ऑफ लैंड इन UT। बिफोर आर्टिकल 370 और 35 ए जो रिपील हुए थे अगस्त में, नॉन रेजिडेंट नहीं बाय कर सकते थे इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, पर अब कर सकते हैं। अंडर न्यू लॉज गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर सकती है लैंड इन फेवर ऑफ अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन जो कि प्रमोट करे हेल्थ केयर और एजुकेशन को। अमेंडमेंट्स हाउएवर ये अलाउ नहीं करते ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी 2020 का डेवलपमेंट देख लेते हैं। लोकसभा ने पास करा है जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल। ये सीख करता है बड़ी सारी चीज़ें, इसमें कश्मीरी, डोगरी और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो नया UT में बने हैं। पहले इंग्लिश और उर्दू थी ऑफिशियल लैंग्वेज, अब ये 3 लैंग्वेज इंक्लूड है। पार्ट 17 जो है वो आपको पता ही है ऑफिशियल लैंग्वेज का है। 343 to 351 जो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज में, ये स्टेट करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन जो कि होगी देवनागरी इन स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंटर स्टेट काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंटर स्टेट काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, अब इसको बहुत ही ब्रीफली देख लेते हैं, क्या कैसे आया, किसने सेटअप करा, क्या कॉम्पोजिशन है। बहुत ही अच्छे वे में करेंगे।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपने ले लिया तो आप पॉज करके ले लो ना। सेटअप कैसे हुआ था? सरकारी कमीशन से बना था सेटअप, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वजह से हुआ था। आर्टिकल 263 प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, ठीक है। अगर इंटरेस्ट वाटर वाला जब बात करूँ तो 262 है वैसे वो, ठीक है। वाटर पानी पहले आता है, उसके बाद ऐसे समझ लीजिए पानी पहले आता है, और जो काउंसिल है वो बात करने के लिए है, इसलिए ठीक है। ये इसके फीचर्स जो है, रिकमेंडरी बॉडी है जो सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट से प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन डिस्प्यूट पे। ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वासी है एक तरह से, ठीक है। चेयरपर्सन कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट और यूटी जिसका लेजिस्लेचर असेंबली, जैसे दिल्ली एग्जांपल दे रहा हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन जो यूटी के हैं विदाउट लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे लद्दाख जैसे भी आ सकते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है? 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जिसमें होम मिनिस्टर भी होंगे जो नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल की क्या होगी? यहाँ पे चेयरमैन जो होंगे वो होम मिनिस्टर होंगे, जिसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और 9 सीएम होंगे। अमेंडमेंट टू 1990 ऑर्डर, इसमें क्या है कि गवर्नर अटेंड कर सकता है कोई भी केस जो कि प्रेसिडेंट रूल के अंडर हो, और नॉमिनेशन होगा बाय चेयरमैन ऑफ परमानेंट इनवाइटीज जो कि यूनियन मिनिस्टर के अंडर होगा, ठीक है। और क्या रिलेटेड न्यूज़ है? जो महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो डिस्प्यूट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 7000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में शेयर होता है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे बेलगवी, उत्तरा कन्नड़, बिदार और गुलबर्ग, ये डिस्प्यूटेड है, बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है इनका। मैकेनिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये आर्टिकल 3 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो नया स्टेट फॉर्म कर सकता है, या बाउंड्री को चेंज कर सकता है, या नाम चेंज कर सकता है, जैसे गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। आर्टिकल 131 कॉन्फर करता है सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव जुडिसडिक्शन मिलता है कि वो सेंट्रल स्टेट के डिस्प्यूट को देख सकती है। जैसे 2004 में एग्जांपल दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में मूव करा ओवर द डिस्प्यूट। आर्टिकल 263 इंटरेस्ट करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्रिएट कर सकता है इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि एक एडवाइस दे सकता है रिगार्डिंग द रेजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, जो कि इसकी लास्ट न्यूज़ है थर्ड पॉइंट की, वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। रिसेंटली एक असेसमेंट रिपोर्ट निकली है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि रिलीज किसने करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए एडीपी क्या है। एडीपी एक लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018। ये इसलिए सेटअप हुआ था कि एक्सकलेट करे ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट इन सोशो इकोनॉमिक इंडिकेशन जो कि मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। करंटली अगर बात करूँ, जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट है 112 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है इंडिया के, ठीक है, जिसमें से 739 इंक्लूडिंग 35 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं। जो प्रोग्राम है ये बेसिकली बड़े सारे आइडियाज़ पे फॉलो करता है, जो कि रहते हैं पॉलिसी और गवर्नेंस पे, मूविंग बियॉन्ड इकोनॉमिक मेजर ऑफ सक्सेस, इनेबलिंग इक्वालिटी या इक्विटेबली रीजनल डेवलपमेंट, ड्राइविंग क्लाइमेट चेंज थ्रू कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये इसका मेन पॉलिसी है वो है मूविंग बियॉन्ड इकोनॉमिक मेजर्स, सेकेंड है ये इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट रहता है, और कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म चाहिए होता है, ठीक है। प्रोग्राम फोकस करता है प्रैक्टिकल और मेजरेबल सोशल प्रोग्राम आउटकम से। जो 6 थीम्स इसका जो थीम्स है वो 6 है, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर ब्रोक करा जा सकता है 49 इंडिकेटर्स पे। ये प्रोग्राम बेसिकली 3 कोर प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, जो एनकैप्सुलेट होते हैं 3S अप्रोच से, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, ठीक है। कन्वर्जेंस जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रहती है, कोलैबोरेशन सिटीजन और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपटीशन जो डिस्ट्रिक्ट के अमंग्स होती है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। सेंट्रल लेवल पे वो नीति आयोग जो होता है जो इसको देखता है प्रोग्राम्स को, और इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज़ को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। स्टेट गवर्नमेंट का मेन जो
ड्राइव्स होते हैं वो चेंज के लिए होती है। हर स्टेट एक फॉर्म करती है कमेटी, और उनका एक चीफ सेक्रेटरीज होती है जो इम्प्लीमेंट करती है ट्रैक को। हर ईच डिस्ट्रिक्ट का जो सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक का होता है, और ये अपॉइंट होता है ताकि वो फीडबैक प्रोवाइड कर पाए और रिकमेंडेशन दे सके लोकल लेवल फाइंडिंग की। इस प्रोग्राम के अंदर नीति आयोग रिलीज़ करता है डेल्टा रैंकिंग। ये रैंक डिस्ट्रिक्ट पे बेस्ड रहता है, मंथली इम्प्रूवमेंट का रहता है, और ये अचीवमेंट देखता है कि जो 6 फोकस एरियाज में होनी चाहिए थ्रू चैम्पियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड, जो कि एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में हम जुडिशरी वाला जो पोर्शन है वो भी कवर कर लेंगे और बड़ी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। मेरा नाम है राहुल, बाय।